हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम वापस एक नए शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक नया शेयर लेके आऊँ जिसको मैंने स्टडी किया और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए और इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताना चाहिए। ये अच्छा है बुरा है, ये हम फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अगर आपको शेयर अच्छा लगता है फंडामेंटली तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं जब भी हमेशा किसी शेयर के बारे में आपको बताता हूँ तो हमेशा लॉन्ग टर्म मेरा प्रोस्पेक्टिव रहता है। हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से करें। अदरवाइज क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में लोग पैसा फंसा देते हैं, फिर पछताते हैं कि मैं पैसे वो निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैसा फंस गया है। तो हमेशा अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करें, चाहे आपको 1-1.5 महीने वेट करना पड़े, बट आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा कमा के निकले। ये मेरा मेन प्रोस्पेक्ट होता है जो आप हर किसी को जब भी मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अच्छे शेयरों में करें और कुछ ना कुछ पैसा बना के निकले। ज़्यादा हमेशा एक लोगों की गलतफहमी होती है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करके हमेशा उसको डबल करने की कोशिश करते हैं। तो शेयर मार्केट में आप कभी भी अपना पैसा डबल करके नहीं निकल सकते हैं। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि मेरे को 10% से ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। तो 10,000 का जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप हमेशा उस शेयर को बेच करके क्विट कर जाए, वहाँ से बाहर निकल जाए। तो सबसे अच्छा यही होता है। 10% रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो जब आप ज़्यादा लालच नहीं करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको शेयर चूज़ करने की जो आपकी कैपेसिटी होगी वो भी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आज मैं जो आपके लिए शेयर लेके आया हूँ उसका नाम है रिद्धि स्टील एंड ट्यूब लिमिटेड। ये एक मैन्युफैक्चरिंग, डीलिंग, ट्रेडिंग और स्टील कंपनी है जो अच्छा खासा जो ट्यूब्स वगैरह होती है, पाइप्स वगैरह होती है, उसमें डील करती है। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, परंतु इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। 1-2 माइनस पॉइंट भी होंगे, प्लस पॉइंट ज़्यादा है, इसीलिए मैं ये शेयर आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु नहीं भी लगता है तो हमें समझने में क्या जा रहा है, हम समझ तो सकते ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज आगे जाके कहीं ना कहीं किसी शेयर में काम आई जाती है। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं और उसके फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं क्या है और कंपनी क्या काम करती है, वो सारा स्टडी करते हैं। तो हम आगे हैं रिद्धि स्टील्स ट्यूब्स लिमिटेड, ये कंपनी है और इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं क्या करती है कंपनी, क्या नहीं करती है। तो ये कंपनी बोलना चाह रही है कि अबाउट मीन्स इसके बारे में हम देखते हैं पहले क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2002, रिद्धि स्टील्स एंड ट्यूब्स डज मैन्युफैक्चरिंग करती है, डील करती है ट्रेडिंग एंड स्टील एंड ट्यूब्स पाइप में। तो मतलब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डीलिंग एंड ट्रेडिंग करती है और स्टील एंड ट्यूब्स के अंतर्गत ये आज की डेट में अपना काम कर रही है। 2002 में ये कंपनी बनी थी। इसके बाद देखते हैं कि इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल बता रखी है। तो पहला प्रोडक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि एमएस ब्लेक पाइप्स ERW ट्यूब्स एंड पाइप्स आर यूज फॉर गैस एंड वाटर लाइन्स। जहाँ भी गैस वगैरह की पाइपलाइंस होती है, वाटर लाइन्स होती है, वहाँ पर इसके जो ट्यूब्स एंड पाइप्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बोलना चाह रहे हैं फायर हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, पावर एंड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हेलो सेक्शंस विच आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ द डायमेंशंस एंड थिकनेस। कंपनी इन चीज़ों के अंतर्गत भी काम करती है। इसके बाद कंपनी बोलना चाह रही है कि इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ग्लेविंजियंट ट्यूब्स एंड पाइप्स। These are used in sector like solar, agriculture, greenhouse, infrastructure like poles and scaffolding, ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन टावर्स। इसके अंतर्गत ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तीसरा ये बोलना चाह रहा है प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स एंड पाइप्स यूज्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, सोलर ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन टावर्स के अंतर्गत इसके ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इनका क्लाइंटेल है, इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। इनके क्लाइंट्सों की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इनके क्लाइंट्स हैं एनटीपीसी, भेल, लार्सन एंड टर्बो, सुजलोन है, अडानी है। सुजलोन के बारे में बताता हूँ कि विंड एनर्जी, सोलर वगैरह, विंड एनर्जी जो बिजली के पंखे आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, कहीं आप घूमने जाते हो तो आपने पंखे देखे होंगे बड़े बड़े विंड एनर्जी वाले, तो वो सोलर वगैरह के इत्यादि कंपनी के हैं। इसके बाद है अडानी हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, GSECL,
जीएमसी प्रोजेक्ट्स एंड सिंप्लेक्स इंफ्रा एंड एसर प्रोजेक्ट्स। मतलब इतने बड़े बड़े इसके पास क्लाइंट है। आज की डेट में एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। बीएल हो गया, लार्सन एंड टर्बो आज की डेट में इंजीनियरिंग में इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनी बोली जाती है। सुजलोन आज की डेट में विंड एनर्जी में जो पावर जनरेट करती है, बिजली उत्पन्न करती है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है सुजलोन। अडानी को आप जानते ही हैं, टाटा को आप जानते हैं, इतने बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी आज की डेट में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही कर रही है और इसकी तभी इतने क्लाइंट बने हुए हैं और अपने प्रोडक्ट्स है वो भी आज की डेट में ये कंपनी अच्छे प्रोवाइड करवा रही है और क्वालिटी मेंटेन कर रही है, तभी इतने बड़े बड़े क्लाइंट इनसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कंपनी हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कंपनी के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 7000 MTPA एट द कामोद विलेज गुजरात के अंतर्गत इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वहाँ पे है, जिसमें 7000 के अराउंड की इसकी जो कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन की वो बताई गई है। इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप बताया है वो रेवेन्यू ब्रेकअप बताया गया है कि सेल प्रोडक्ट ऑफ 86% सेल्स वगैरह करती है, उससे आता है रेवेन्यू इनका जनरेट। और इसके अलावा जो ये बताया अदर इनकम 1% की है और वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेल टैक्स एंड जीएसटी टैक्स 13% के अराउंड यहाँ से आता है इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है। इन्होंने बताया कि जो हमारे हाई डेप्थ है, मतलब इनके लोन्स वगैरह हैं वो भी थोड़े बहुत हैं 126 करोड़ के आसपास, बट अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो 130 करोड़ के आसपास के इनके लोन है। तो ये मोटा मोटी इसका छोटा सा एक ब्रेकअप था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ब्रीफली कंपनी क्या करती है, क्या क्या चीज़ों में इनकी डील है, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, वो सारे वगैरह वगैरह। अब इनके मेन जो हम फंडामेंटल जब भी किसी चीज़ का स्टडी करते हैं कंपनी का, तो हम मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें हमें बताती है कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट कैप 72 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो एक चीज़ ये है कि हमेशा जब भी आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं उस कंपनी में। उसके बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकी करंट प्राइस आज की डेट में 87 के आसपास चल रही है, 86.9। कंपनी ने हाई बनाया था 168 रुपये और लो बनाया था 75। तो कंपनी आज की डेट में अपने लो के आसपास खड़ी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिलती है और वो लो के आसपास खड़ी है तो उससे अच्छी कंपनी नहीं होती है, बशर्ते कि उसमें फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ अच्छी मिल रही है। स्टॉक पी रेशियो भी 10 से नीचे का है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू बात करूँ तो वो भी बुक वैल्यू 75 के अराउंड ही चल रही है, तो ये भी एक अच्छी मुझे देख के लग रहा है कि बुक वैल्यू के आसपास ही इसका स्टॉक खड़ा है। अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू देखूँ तो इंट्रेंसिक वैल्यू 102 रुपये है और इंट्रेंसिक वैल्यू से जब भी शेयर की करंट प्राइस कम होती है तो वो शेयर हमेशा अच्छा बोला जाता है। ये एक पॉइंट होता है जो हमेशा नोट करके रखिएगा, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ जरूर देखें कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अगर उस शेयर की करंट प्राइस से ज़्यादा है तो वो शेयर आप उस पर 20% ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ों पर जाके स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 का, मतलब यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है कि कंपनी ने लोन ले रखा है, वो अपनी इक्विटी से ज़्यादा लोन ले रखा है, तो 2 गुना लोन है, तो एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। परंतु एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जिस चीज़ों में काम करती है कंपनियाँ हमेशा लोन के बेस पे ही काम करती है। कोई भी कंपनी अपनी ओन इक्विटी नहीं लगाती है, हमेशा बैंकों से लोन लेकर ही काम करती है। तो कंपनी अगर इन फ्यूचर में अपने लोन को रिड्यूस करती जाती है और ग्रोथ करती जाती है तो ये एक बेसिक सिनेरियो होता है किसी भी कंपनी का। कुछ कंपनियों के डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगा। इसके अलावा कोई मुझे इसमें लगा नहीं और आगे हम स्टडी करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो अराउंड 74% की प्रमोटर होल्डिंग है, वो भी एक अच्छा साइन है। सेल्स ग्रोथ देखूँ लास्ट 3 साल की तो 9% की कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ आ रही है। अगर मैं 5 सालों की देखता हूँ तो 6% आ रही है और अगर मैं 7 सालों की देखता हूँ तो 5.5% की सेल्स ग्रोथ, हर साल 5.5% से कंपनी बढ़ रही है। अगर इन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया तो अगले साल 105 करोड़ का अचीव करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये ग्रोथ करती हुई जा रही है कंपनी, ऐसे नहीं कि ये नीचे की साइड आ रही है। इसके अलावा कंपनी ने कोई भी अपनी ऐसी चीज़ गिरवी नहीं रखी है अपनी इक्विटी वगैरह, तो उसको बोला जाता है प्लेज परसेंटेज, तो कंपनी ने कोई भी ऐसी चीज़ गिरवी नहीं रखी है। अगर मैं इंडस्ट्री के पी की बात करूँ तो वो यहाँ पे 24 के आसपास का इंडस्ट्री का पी है और स्टॉक आज की डेट में वो है उसका 9.5 के आसपास, जो कि एक अच्छा साइन है। जहाँ इंडस्ट्री में आपको वो शेयर 24 रुपये में मिल रहा है तो वो यहाँ पे इसका शेयर की वैल्यू आपको 9.5 रुपये है, तो एक अच्छा साइन माना जाता है कि इंडस्ट्री में भी ग्रोथ बहुत बाकी है इस कंपनी के लिए। तो वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के पास आज की डेट में 86 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल बता रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन मुझे ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये इसका चार्ट है, ये चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चार्ट के बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं।
इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्लस पॉइंट्स बता रखे हैं, नेगेटिव्स बता रखे हैं कि कंपनी आज की डेट में 1.16 टाइम बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो ये ज़्यादा नहीं है। मैं और कंपनियों का दिखाऊंगा तो वहाँ पे कंपनियों की जो बुक वैल्यू से कंपनी का जो करंट शेयर है वो कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 गुना ट्रेड कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा साइन है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट भी डिलीवर कर रहा है, डेटर्स है इम्प्रूव भी कर रहे हैं। डेटर्स मतलब जहाँ ये डेटर्स से इनका पैसा 61 दिन में आ रहा था, अब वो 49 दिन में ही आ रहा है, वो भी एक अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे अच्छी चीज़ है। किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपनी इक्विटी वापस मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो वो उनको ट्रस्ट है कि हमारी कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी, तो हम क्यों ना अपने शेयर जो मार्केट में हमने डाइल्यूट कर रखे हैं वापस से परचेज कर ले। तो एक अच्छा साइन होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये 2-4 चीज़ें देख सकते हैं कि उसके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है, क्या कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग द्वारा परचेज कर रहे हैं, क्या सेल्स ग्रोथ अच्छी है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखनी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे आप कभी भी पिछड़ते नहीं है और वहाँ पे कभी भी लॉस खा के आप नहीं निकलेंगे, ये मेरा दावा है। आज तक मैंने अभी 5-6 सालों से कंटिन्यू शेयर मार्केट देख रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने सीखी है और मैं इसको ही अप्लाई करता हूँ। हमेशा अच्छी कंपनियाँ देखता हूँ, चाहे मुझे कुछ टाइम 2-3-4 महीने वेट करना पड़े, बट मैं हमेशा प्रॉफिट बना के ही निकलता हूँ। मैं कभी भी लालच नहीं करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखता हूँ, कभी भी ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ और प्रॉफिट बना के जो भी मेरा 10-15% होता है बना के निकल जाता हूँ। वहाँ मुझे संतुष्टि होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप किसी शेयर मार्केट में इन चीज़ों को सीख जाते हैं तब आपके पास एक इनफ अमाउंट होता है, तो वो 10% बहुत मोटा होता है अमाउंट। अगर आप किसी शेयर में 1 लाख रुपए लगाते हैं, कब जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये। तो आप देखिए कितना अच्छा अमाउंट होता है। तो आप हमेशा छोटे लेवल से जब भी स्टार्ट करें तो हमेशा इतना ही मार्जिन रखिए कि मुझे 7-8-10% के आसपास का मार्जिन चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। तो आप हमेशा ग्रोथ में रहेंगे और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। हमेशा डबल के लिए जाएंगे तो आप थोड़े टाइम के लिए, अगर एक बार डबल भी हो जाता है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अपना पैसा गवा के ही निकलेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। इसके बाद हम आते हैं, ये इनकी कंपनीज है, इससे रिलेटेड जो कंपनीज काम करती है वो इसकी कंपनीज इन्होंने बताई है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, श्याम मेडिकल्स है, वेस्टलैंड है, रत्नामनी है, जेलेट है और जिंदल्स है। ये इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है वो है। कंपनी अभी छोटी है बट इसमें ग्रोथ होनी बहुत बाकी है। अगर इसमें आने वाले टाइम पर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है वो भी मैं बताऊंगा अभी कि इसमें इन्वेस्टमेंट किसने कर रखा है, किसने नहीं कर रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो कंपनी किस लेवल पे ग्रोथ कर सकती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट बताए हुए हैं कि क्वार्टर में क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट इन्होंने बताया कि जैसे मार्च 2019 से इन्होंने बता रखा है और 2025 तक बता रखा है। तो कंपनी हर साल हाफ ईयरली ग्रोथ अच्छा कर रही है। जैसे कंपनी के अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो मार्च 24 में 174 करोड़ रुपए अचीव किए थे इन्होंने, सेल्स मतलब इनकी थी, और 155 करोड़ सितंबर 24 में थी। मार्च 25 में 237 करोड़ रुपए की इनकी सेल रही है। और कंपनी की प्लस पॉइंट एक चीज़ और मुझे देखने को मिला है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू प्लस में रहा है। कंपनी कभी भी लॉस में अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। कंपनी हमेशा प्रॉफिट दिखा रही है बुक्स के अंदर, कभी भी ये नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ बना रही है। कई कंपनियां होती है कि कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट दिखाती है, फिर उसके बाद लॉस बुक करना स्टार्ट कर देती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़्यादा करने लग जाती है। तो यहाँ पे कंपनी चाहे कम प्रॉफिट बुक कर रही है बट प्रॉफिट बुक कर रही है, ये एक अच्छा साइन होता है। इसके बाद अगर मैं इसके P&L की बात करूँ, P&L प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक साल में जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या कितनी सेल करी है, कितने खर्चे किए, वो सारा बताया हुआ है। तो यहाँ मैं बात करूँ अगर मार्च 25 की, तो कंपनी की 391 करोड़ रुपए की सेल थी, जिसमें कंपनी के खर्चे 369 के थे। तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ करा था। अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 8 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। कंपनी के आप पिछले सालों के नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, हमेशा कंपनी प्लस में ही रही है, कभी भी माइनस में नहीं गई है। एक साल था 2021 जहाँ पे कंपनी कोविड के चक्कर में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, परंतु कोई बात नहीं, उस टाइम पे कोविड था, परंतु उस टाइम भी कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था। अपने शेयर होल्डर्स के लिए ये एक अच्छी साइन होता है कि अपने शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए चीज़ें एक अच्छा साइन आप मतलब किसी को इंडिकेट करती है कि ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स को लेकर के, अपनी कंपनी को लेकर के कितना सीरियस है। इसके बाद बात करूँ तो मैं इनकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि इक्विटी इनकी 8 करोड़ के आसपास है, रिजर्व इन्होंने 54 करोड़ के बना रखे हैं। कंपनी के जो लोन है आज की डेट में 130 करोड़ रुपए के कंपनी के ऊपर लोन है।
कंपनी का एक ये छोटा सा माइनस पॉइंट है कि इनके असेट्स से ज़्यादा इनके लोन है। अगर मैं फिक्स असेट्स की बात करूँ तो कंपनी की फिक्स असेट्स यहाँ पे 22 करोड़ है। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि इनके जो डेब्ट इक्विटी रेशियो वो ज़्यादा है, 130 करोड़ रुपए का लोन है और फिक्स असेट्स 22 करोड़ की है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 180 करोड़ के आसपास की इनकी अदर असेट्स है। अगर मैं अदर असेट्स में आपको दिखाता हूँ तो इनके पास इन्वेंट्री पड़ी है, स्टॉक आज की डेट में 91 करोड़ का पड़ा है और ये अपने जो जितने भी डेटर्स वगैरह जिनसे मांगते हैं मार्केट में वो 53 करोड़ रुपए की रिसीवेबल दिखा रखी है। लोन्स एंड एडवांसेस 28 करोड़ की, जहाँ इन्होंने किसी को लोन्स वगैरह दे रखे हैं और कंपनी के पास 8 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है। तो कंपनी आज की डेट में भी अच्छे पोजीशन पे खड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ज़्यादा लोन्स हो गए। कंपनी के पास आने वाले टाइम पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है तो ग्रोथ अच्छी करेगी, कंपनी की ब्रांचेस खुलेगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स और आएंगे, कंपनी का क्लाइंट्स और बढ़ेंगे, कंपनी उसी लेवल पे अच्छा ग्रोथ करेगी। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, 70-75 करोड़ के रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें आता है तो वहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, पूरे पैन इंडिया लेवल पे फैलेगी और अच्छा काम भी करेगी। तो यही चीज़ें होती है जो हमें इन चीज़ों को नोटिस करना होता है। किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमेशा इन चीज़ों को देखिए। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डबल यही कंपनियाँ करके देती है। इसके बाद मैं आता हूँ इनके रेशियोज वगैरह, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये है मेन पॉइंट। आप यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर्स, अगर मैं 2017 की बात करूँ तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68% की होल्डिंग थी। ये कंटिन्यू 68 2019 तक रहा। फिर कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कितनी 1% से बढ़ा दी। अगर मैं बात करूं फिर 2023-24 और ये देखिए 25, 2024 में कितनी थी 72.85। और अगर मैं बात करूं 2025 में तो इन्होंने 1% के अराउंड अपनी होल्डिंग दोबारा से बढ़ा ली है। तो कंपनी को अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है और ये विश्वास करके बैठी कि जिस दिन हमारे पास कोई इन्वेस्टर आएगा, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हमारे आइडिया पे इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी अच्छे लेवल पे ग्रोथ करेगी। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि अपनी होल्डिंग खुद ही बढ़ा के रख रखें, ताकि क्या होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम भी ग्रोथ करेंगे, उस लेवल पे कंपनी काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे एफआईज और डीआईज नहीं आई है, उनका वेट है। जिस दिन इसमें एफआई डीआईज आएगी कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि कंपनी जब एफ आई डी आईज फंडामेंटली किसी कंपनी को स्टडी करते हैं, टेक्निकल तो करते ही हैं, फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज हो, जो उनका पैसा डबल करके दे सकती है। तो क्या होता है, किसी कंपनी, अगर ऐसी कंपनी में एक साथ 500,000 करोड़ रुपए आएगा तो कंपनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाएगी। क्योंकि कंपनी को जहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए पैसा लगता है। तो कंपनी हमेशा ऐसे इन्वेस्टर ढूंढती है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, चाहे एफ आईज हो, डी आईज हो। और एफ आई डी आईज कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एफ आई डी आईज भी वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको लग रहा है कि मेरा पैसा डबल हो सकता है और मेरे पैसों में ग्रोथ आ सकती है। तो हमेशा ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं, उनके फंडामेंटल स्टडी करता है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करें, बट जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनियों के शेयर है ना एकदम से भागते हैं। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी, जब ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां एकदम से आपको प्रॉफिट बना के देती है। ये जो शेयर आज की डेट में 85-86 रुपए खड़ा है, ये शेयर आने वाले टाइम पे आपको दिख सकता है कि 300-400 रुपए पे हो जाए। तो आपके पैसों को अगर 4 गुना करके दे रही तो ये कंपनी कहाँ बुरी है। इसके फंडामेंटल भी आज की डेट में अच्छे हैं, इसका स्टॉक भी अच्छा है, इसका नीश भी अच्छा है, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के काम कर रही है, कंपनी हर साल प्रॉफिट भी कर रही है, सेल्स में भी ग्रोथ दिखा रही है, इनकी फिक्स एसेट्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोन्स भी आने वाले टाइम पे जैसे इनके पास रिसोर्सेज आएंगे तो लोन्स भी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगी। जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो लोन्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और अपनी फिक्स एसेट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाएगी। तो ये चीज़ें ही आपको हमेशा किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचनी चाहिए और हमेशा देखनी चाहिए। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि इसमें अभी एफ आई डी आईज नहीं है, प्रमोटर्स है और वो भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा साइन मुझे देखने को मिला। और अगर आपको इसमें और कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे जाके आप इसकी एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 की, 23 की, 22 की, कोई अपडेट्स वगैरह है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनके कुछ न्यूज़ वगैरह आती रहती है वो भी देख सकते हैं। तो ये इसकी साइट है screener.in, यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ईजी वे में बहुत अच्छा है, यहाँ पे समझ सकते हैं। कंपनियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या रेशियोज है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे जाकर अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि कंपनी की एफ आईज होल्डिंग, तो एफ आईज होल्डिंग के बारे में बता देगा। एफ आईज होल्डिंग, ये देखो एफ आईज होल्डिंग आ गई 0। अगर मैं डी आईज के बारे में बात करूँ तो डी आईज के लिए ये डी आईज होल्डिंग आ गई। और अगर मैं इसकी
और चीज़ें अगर आपको जो भी चीज़ें देखनी हो वो यहाँ पे टाइप करो तो यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो ये स्क्रीनर डॉट इन अच्छी बताता है और आपको जो नॉलेज है वो भी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। जो इनके पास रिकॉर्ड होती है, जो बुक्स वगैरह होती है किसी भी कंपनी की, वो जब अपनी बुक्स वगैरह सबमिट करते हैं साल टू साल पे, वहाँ से डेटा इनका फैच होता है और यहाँ पे आके आपको सिंपल वे में दिखाया जाता है। तो आप जब ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं कभी भी। तो ये चीज़ें होती है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले देख सकते हैं। तो रिद्धि स्टील्स एंड ट्यूब लिमिटेड मुझे देख के अच्छी लग रही है। एक माइनस पॉइंट आया था, उसके अलावा सारे प्लस पॉइंट मुझे लगे। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको और स्टडी कर सकते हैं, इसके टेक्निकल्स देख सकते हैं। बट मैं तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा उसको स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, शेयर अच्छा लगा हो और मैंने आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे और अच्छे मैं स्टडी करके वीडियो लेके आऊँगा हमेशा आपके लिए। जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी स्टॉक के लिए, तो हमेशा उन्हीं स्टॉक्स को लेके आता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। मैं कभी भी ऐसे शेयरों को रिकमेंड नहीं करता हूँ जिसमें वोटिलिटी ज़्यादा हो, मतलब अप डाउन ज़्यादा आ रहे हो, कंपनी कभी एकदम से बढ़ रही हो, एकदम से घट रही हो, तो वो कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में आपको कभी अब अच्छा प्रॉफिट नहीं बना के दे सकते, हमेशा आप घाटे में रहेंगे। तो ऐसी कंपनी को देख सकते हैं, या और भी कई तरीके होते हैं ढूंढने के, वो आने वाले टाइम पे हम इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और इन जो मेरे टॉपिक्स बताए हुए हैं इनको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट बना के लिखेंगे। ये मेरी शॉर्टी रही है और मेरा 5-6 सालों का एक्सपीरियंस भी रहा है। ठीक, थैंक यू गाइज। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।